नमस्कार। बिहार के मन में काबा इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। और देखिए, जैसी उम्मीद की जा रही थी, देश के चर्चित बहुप्रतीक्षित चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए हैं और शुरुआती रुझान में महागठबंधन थोड़ा पीछे है और एनडीए सरकार बनाने के बिल्कुल करीब करीब है स्थिति। हालांकि अभी 10 बजा है और आने वाले समय में 2-4 घंटे में और स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से एनडीए ने बढ़त बनाई है वो जस्ट डबल की बढ़त है। तो बिहार में और क्या चल रहा है, इस बात को लेकर अभी चर्चा करेंगे। लेकिन देखते हैं अभी वहां से क्या क्या खबरें आ रही हैं। महागठबंधन 78 पे आगे है, तेज प्रताप पीछे हैं, सम्राट चौधरी आगे हैं। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर वोटों की गिनती जारी। राघोपुर से तेजस्वी यादव एनडीए कैंडिडेट सतीश यादव से आगे हैं। उनके बड़े भाई तेज प्रताप महुआ से पीछे चल रहे हैं और सम्राट चौधरी तारापुर से लीड कर रहे हैं। मोतिहारी में काउंटिंग सेंटर के बाहर वाटर कैनन चलाई गई। पटना में सीएम हाउस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। और प्रोग्राम में चर्चा शुरू करें उसके पहले मैं तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता संतोष सिंह जी। संतोष जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया लोधी जी भी हैं। कन्हैया जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ब्रज गोपाल जी लोया जी हमारे साथ जुड़ेंगे। ब्रज गोपाल जी, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत। खैर, कन्हैया जी, शुरुआत आपसे करता हूं मैं। संतोष सिंह जी तो खैर बोलेंगे ही बोलेंगे। ये जो बिहार के जो चुनाव के जो नतीजे अब तक आ रहे हैं, जो ट्रेंड्स जो आ रहा है अभी तक, इसको लेकर एक ओवरऑल आपका एस्पेक्ट्स क्या है? देखिए, लंबे समय बाद हम देख रहे हैं कि एक रूलिंग पार्टी इतनी हेल्दी मेजोरिटी के साथ में एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। पहले भी जब ओपिनियन पोल हुए थे और उसके बाद में फिर वोटिंग के बाद में जब एग्जिट पोल आए और उसके जो नतीजे आए, तो लगभग मेरे ख्याल से जितने भी एनालिसिस हुआ, जितना भी उनका जो एग्जिट पोल के जो परिणाम आए और जो नतीजे दिखाए, सभी ने कमोबेश जो है वो एनडीए को जो है बहुमत दिया था। और उसको लेकर के फिर भी सवाल उठ रहे थे कि पता नहीं, चूंकि 2-3 बार जो है एग्जिट फेल जो है नतीजे उसके जो है वो उल्टे हो गए थे, तो पता नहीं बोले कि इस बार जो है वो बिहार के मामले में सटीक बैठेगा कि नहीं बैठेगा। लेकिन उन सभी को बहुत साधुवाद जो जिन्होंने एग्जिट पोल दिया अपना मेरे ख्याल से 12-15 एजेंसी अलग एजेंसियों ने दिया होगा। मैं पहली बार मैंने देखा कि इतने बड़े लेवल पे एक बात बस मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा कि जितनी भी एजेंसियों ने एग्जिट पोल दिए उनमें से शायद एकाध ही कोई हो जिसने इंडिया गठबंधन को बढ़त दिखाई होगा कि मैक्सिमम जो है वो नहीं। मैंने तो ऐसा मैंने 12-15 कम से कम ऐसे एग्जिट पोल थे। हाँ, एक तो ऐसा भी चैनल था, मतलब एक ऐसी भी एजेंसी थी जिसने लगभग एनडीए को लगभग 200 के आसपास सीटें दी थी, 206 या 204 समथिंग कुछ इस टाइप की सीटें दी थी। तो ये अपेक्षित परिणाम है, मतलब ऐसे कोई सरप्राइजिंग और मुझे लगता है कि बहुत चौंकाने वाला परिणाम नहीं है। ये दरअसल ये दिखाता है कि यदि आप बहुत ही एक स्वच्छ मन से यदि अपने राज्य के विकास के लिए यदि सतत रूप से यदि आप काम करते हो, कोशिश करते हो, तो उसका परिणाम कुछ ऐसा ही होता है। और जो नीतीश कुमार जी वहाँ के जो सीएम है, बिहार के जो सीएम है, वो एकमात्र ऐसा चेहरा है जिसको लेकर के इंडिविजुअली कोई भी ऐसा एलिगेशन नहीं है, आरोप, मतलब ये सिर्फ दल बदल वाली जो बात आती है ना, कि कभी वो एनडीए में चले गए, कभी वो मतलब राजद के फेवर में चले गए, महागठबंधन के साथ में चले गए, ये इस टाइप के एलिगेशन आए हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनपे कोई एलिगेशन कि उनके करप्शन को लेकर के या भाई भतीजावाद को लेकर के या किसी को प्रश्रय या बढ़ावा देना या मतलब इस टाइप से कोई राजनीति करने को लेकर के कभी उनपे एलिगेशन रहे नहीं है। और मुझे लगता है कि उनकी छवि पे और ये प्रधानमंत्री मोदी की छवि पे ये जो वोटिंग हुई है उसका काफी बड़ा एडवांटेज जो है मिला है। चूंकि संतोष सिंह जी अभी शुरुआती रुझान है, तो एक शुरुआती टिप्पणी आपकी भी।
देखिए, सबसे पहले तो योगीराज जी मैं ये कहूंगा कि जैसा आपने खुद कहा कि शुरुआती रुझान है, तो इन पर बहुत अधिक अभी विश्लेषण की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा ये मानना है कि महागठबंधन ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और महागठबंधन को चुनाव जीतना चाहिए। और कन्हैया लोधी जी अपने विश्लेषण में अभी ये कह रहे थे कि अगर कोई सरकार स्वच्छ मन से काम करती है तो उसके ऐसे नतीजे आना स्वाभाविक है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। इसका कारण है कि हमने देखा कि जिस तरह से वोटरों को प्रभावित करने के लिए 10,000 रुपए आचार संहिता के बाद भी उनके खातों में डाले गए, ये आदर्श आचार संहिता का खुला खुला उल्लंघन है और जिस पर ज्ञानेश कुमार जैसे लोगों ने कोई आपत्ति नहीं ली। और जबकि अगर कोई अन्य दल करता, किसी अन्य जगह पर या कोई कैंडिडेट अगर पैसे बांटता तो उसके ऊपर कार्रवाइयां होती। तो ये अगर कोई सरकार बिल्कुल संवैधानिक संस्था होके भी अगर इस तरह का चुनावी भ्रष्टाचार कर रही है और उस पर चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया तो प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। इसमें साफ मन कहां से आ गया? और अगर साफ मन की बात है और कहे नीतीश कुमार के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है तो ये हो गया कि मुखिया कोई काम नहीं कर रहा और पूरा कुनबा जो है बाग लूट रहा है। सम्राट चौधरी कौन है? ये लोग कौन है? पूरे उनका मंत्रिमंडल उस वहां पर लूट रहा था। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। प्रशांत किशोर ने तमाम तरीके के आरोप लगाए उनके लोगों पर, सम्राट चौधरी पर और अन्य लोगों पर। तो मैं कहता हूं कि ये लोग बिहार की लूट में शामिल थे और आपने देखा कि बिहार में कोई सुराज स्थापित नहीं हो गया है। जिस आधार पर पहले आरजेडी को हटाया गया कि वहां पर जंगल राज है और इस तरीके की टिप्पणियां की गई, आज भी करते हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग, लेकिन वहां पर आपने देखा कि लगातार गोलियां चल रही हैं, चलते चुनाव में हत्याएं हो रही हैं उम्मीदवारों की, उनके साथियों की। उसके बाद भी अगर कहा जाए कि बहुत अच्छी सरकार चल रही थी, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अच्छा, आपकी लड़ाई बीजेपी से है कि ज्ञानेश कुमार से है? नहीं, क्यों? ज्ञानेश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी उनसे लड़ाई है। और मैं तो कहता हूं कि ज्ञानेश कुमार अगर अपनी पूरी ताकत नहीं लगा दे भारतीय जनता पार्टी को जिताने में तो भारतीय जनता पार्टी उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर देगी, उनकी नौकरी पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो ज्ञानेश कुमार तो उनके नौकर बनकर काम कर रहे हैं, साफ आरोप, इसमें क्या है? अच्छा संतोष जी, ज्ञानेश कुमार जी को तो आए साल 2 साल हुआ है, आप तो 20-25 सालों से बाहर हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि 20-25 वर्षों में ज्ञानेश कुमार जैसे उदाहरण हमने नहीं देखे ना, जिस प्रकार से वोट चोरी करवा रहे हैं। यही तो हमारे आरोप है। ठीक। अच्छा कन्हैया जी, आप देखिए कि बिहार जो एक कभी ऐसा माना जाता था कि यहाँ वहाँ के जो लोग कहते थे कि वहाँ शाम को 6 बजे के बाद निकलना ही मुश्किल हो जाता था। ये महिलाओं की बात नहीं कर रहा, मेरे सामने उदाहरण है। हमारे मेरा परिवार का वहाँ एक सदस्य नौकरी के सिलसिले में एक इंटरव्यू देने गया वहाँ, तो उसको 6 बजे के बाद कहीं जाना था तो रेलवे स्टेशन पर लोगों ने मना कर दिया कि भाई साहब आप अब मत जाइए, आप सुबह ही जाना वहाँ। स्वाभाविक ये स्थिति थी वहाँ। तो ऐसी स्थिति से निकाल के एक बिहार को आज इस स्थिति में लेके आए नीतीश कुमार कि वहाँ आज लोग जो है रात को 10-10, 11-11, 12 बजे महिलाएं, युवतियाँ फ्री होकर घूम रही हैं। तो एक परिवर्तन तो किया है, और जब ऐसे परिवर्तन होते हैं तो फिर ऐसे परिवर्तन का रिजल्ट आते हैं। डेफिनेटली ये बात तो है। आज से जब 25 साल पहले, मतलब जब ये राजद की सरकार थी, जब लालू जी और मतलब राबड़ी जी जब वहाँ स्टेट की सीएम थी, तो आप जो स्टेशन वाली जो बात कहते हैं तो वही वाली बात आती थी कि जब स्टेशन से कोई उतरता था तो वो किस ऑटो में बैठेगा कि नहीं बैठेगा, या वो कहाँ जाएगा और कितना फेयर देगा नहीं देगा, वो सारी चीज़ें जो है वो वहाँ के जो भी वहाँ पे वो इस टाइप के तत्व रहते थे वो डिसाइड करते थे। मतलब उसमें वो यात्री का कोई योगदान नहीं होता था, मतलब वो उसका काम सिर्फ पैसे देने का होता था। तो इस टाइप की अराजकता की स्थिति वहां पर मतलब राजद की सरकार के समय ये बनती थी, और कोई एक किस्से नहीं है वहां पे। तो जब इस टाइप की यदि बात करोगे, अराजकता की जब बात करोगे उस समय के सरकार के समय की, तो एक नहीं तो वहां तो हजारों मामले हैं। और आज भी मेरे ख्याल से जितने भी वहां पे 50 या 60 या 70 साल के जो लोग हैं वो शायद उसको बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। लेकिन आज की तारीख में मतलब 20-25 साल के जो युवा हैं, जिसे अपन जेन जी कहते हैं, तो वो शायद अभी उस समय की जो लालू जी और वो राबड़ी जी का जो उस समय की जो सरकार थी, तो उस समय के जो कार्यकाल के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से नहीं जानते हैं। उन्होंने, हाँ ये इतना जरूर है कि वो अपने पिताजी से सुनते होंगे, अपने दादाजी से उस जमाने के जो है किस्सों के बारे में जरूर सुनते होंगे। तो मुझे लगता है कि उनको भी शायद इस बार अपना जो माइंड को मेकअप करने के लिए या प्रिपेयर होने के लिए कि हमें वोटिंग कैसी करनी है और किसको करनी है, मुझे लगता है कि उनको काफ़ी मतलब काफ़ी उसको एक आधार मिला होगा, उनको एक रीज़न मिला होगा ये सब चीज़ों को समझने के लिए। अभी तो ये बात भी सही है कि ये बहुत ही शुरुआती रुझान है। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, अभी तो मेरे ख्याल से ये 3 या 4 मैक्सिमम अभी 3 या 4 राउंड ही हुए होंगे, उससे ज़्यादा तो अभी हुए नहीं। अभी तो 15-15 और 20-20 राउंड और 22-22 राउंड भी होने हैं।
काफी तो लंबा अभी काफी लंबा, मतलब शाम तक होगा, लेकिन इतना ये मान के चलिए कि लगभग अब मेरे ख्याल से 1 घंटे बाद, 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये ट्रेंड जो सेट होगा तो वो आखिर तक मुझे लगता है कि बना रहेगा। उसमें बमुश्किल 2 से 4-5% के आसपास वेरिएशन हो सकता है, बाकी आमतौर पे हमने देखा है कि वो स्टेबल रहता है। ठीक है, 2-4-5% जो है वो वेरिएशन जरूर रहेगा। ठीक है। अच्छा संतोष सिंह जी, ये जो प्रेजेंट जो सीन चल रहा है, ये कितना आप मानते हैं कि ये अब शाम तक भी ऐसे ही रहेगा आपके मुताबिक? नहीं, मुझे नहीं लगता योगीराज जी, क्योंकि हमने तो देश में एक बहुत बड़ा उदाहरण देखा है। काशी की जो सीट थी वाराणसी की, वहां 7 राउंड तक नरेंद्र मोदी जी पीछे थे, उसके बाद वो चुनाव जीत गए। तो अभी हम ये कैसे कह दें कि या तो फिर मोदी जी की जीत पर भी प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए था कि वो शुरुआती रुझानों में पीछे था, आखिर में आगे कैसे आ गए। तो मेरा तो ये मानना है कि बेहद शुरुआती चरण है, और जिस प्रकार से कांग्रेस ने मेहनत की है, वहां पर आरजेडी के लोगों ने मेहनत की है, और निश्चित रूप से हमारा महागठबंधन जीतेगा। ठीक बात। अच्छा संतोष सिंह जी, मैं यदि इसकी बात करूं कि इश्यूज़ की यदि अपन बात करें, मुद्दों की यदि आप बात करें, आपका बड़ा प्रमुख मतलब जिस पे आपने पूरी ताकत लगा दी, वोट चोर वोट चोर वोट चोर, क्या आप मानते हैं कि ये मुद्दा आप तो खैर कहेंगे ही सही है, लेकिन क्या ऐसे रिजल्ट यदि आते हैं, यदि ये ट्रेंड बरकरार रहता है, तो आगे भी आप इस मुद्दे को लेकर आगे? अगर ये ट्रेंड बरकरार रहता है तो हमारे आरोपों की पुष्टि हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। नहीं, ट्रेंड से मतलब ये जो रिजल्ट, नहीं बिल्कुल, अगर ये ट्रेंड अगर रिजल्ट में बदल जाता है तो हमारे आरोपों की पुष्टि हो जाएगी कि तमाम अराजकता के बाद, सम्राट चौधरी की तमाम अराजकता के बाद, अनंत सिंह की तमाम अराजकता के बाद भी, और नीतीश कुमार रोजगार देने में फेल हो गए, प्रतिभा पलायन होता रहा, बिहार के लोगों को मजदूर कैटेगरी में रखा गया, वहां पर कोई IIT एम्स नहीं बना, वहां कोई उद्योग स्थापित नहीं हुए, वहां अडानी को फ्री में जमीनें दे दी गई। अगर उसके बाद भी अगर चुनाव जीत जाती है NDA की सरकार, तो मैं समझता हूं कि ये तो हमारे आरोपों की पुष्टि हो जाएगी वोट चोरी की। लेकिन हमारा मुद्दा वोट चोरी का नहीं था योगीराज जी, हमारा मुद्दा था आरजेडी का, और हमारा मुद्दा था लोगों को रोजगार देने का। आपने देखा होगा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने जिस प्रकार से पहले रोजगार दिया हम उस तरह से रोजगार देंगे, तो उनसे पूछा गया कि आप कैसे रोजगार पैदा कर देंगे, उन्होंने कहा रिक्त पदों की पूर्ति करके, क्योंकि बिहार में कई लाख रिक्त पद बचे हुए हैं। तो हमारा मुद्दा रोजगार का था। वोट चोरी तो हम ये कह रहे थे कि हमारे इन मुद्दों से घबरा कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोट चोरी करती रही, और हम पहली बार तो आरोप लगा नहीं रहे। वोट चोरी वो हर जगह करते हैं, और इस देश के प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी बने हैं, ये वोट चोरी कोई नया मुद्दा नहीं है। कभी किसी माध्यम से, कभी किसी माध्यम से, कभी SIR के माध्यम से, कभी EVM के माध्यम से वोट चोरियां करते रहे हो। ठीक। अच्छा संतोष सिंह जी, एक बात ही मुझे बताइए कि ये कैसी वोट चोरी है कि आप ही के साथ ही आरजेडी, उसको तो लोग वहां नवाज रहे हैं, उनकी सीट बढ़ रही है और आपकी घट रही है। योगीराज जी, ये क्या टेक्निक है? कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप ये सोच लीजिए कि बावजूद वोट चोरी की अगर हमको इतने वोट मिल रहे हैं, तो आप सोचिए अगर वोट चोरी नहीं होती तो क्या नतीजे दिखते या क्या रुझान दिखते। मैं ये कह रहा हूं कि जनता प्रचंड बहुमत से इसको जिताना चाहती थी हमारे गठबंधन को, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने तो अपनी कड़ी मेहनत की ही होगी, इसलिए रुझानों में साफ दिख रहा है। ठीक बात है, मतलब आप अपने मुद्दे पर बिल्कुल एडामेंट हैं, आप ये मानने को तैयार बिल्कुल, हम तो आगे भी रहेंगे, क्योंकि हमारी दृढ़ मान्यता है कि चुनाव आयोग वोट चोरी इस देश में कर रहा है। इस देश में ऐसा जिसको कहते हैं कि चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त तो कभी आया नहीं। हमने TN शेषन का दौर देखा है, जिन्होंने सत्ताधारी दलों को भी नकेल कस दी थी। लेकिन यह चुनाव आयुक्त जो कहता है कि क्या हमारी मां बहनों की तस्वीरें दिखाना जायज है, अरे क्यों झूठ बोलते हो यार। अब आप देखिए कि किस तरह से करते हैं। क्या आप किसी के बाथरूम की तस्वीरें दिखा रहे हो? मैं कहता हूं चुनाव आयोग जो गुलामी की तरह काम कर रहा है, उसको तो इस देश को जवाब देना होगा। आगे सरकारें कभी एक सी नहीं रहती हैं, हर देश में दौर बदलता रहता है। लेकिन थोड़ा आपको भी तो ये सोचना पड़ेगा कि आरजेडी को लिए चुनाव आयोग बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। नहीं, उनकी वोट चोरी नहीं हो रही, मैं ये कह रहा हूं की वोट चोरी हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे महागठबंधन की बात कर रहा हूं। मेरी बातों का तोड़िए मरोड़िए मत। मैं कह रहा हूं महागठबंधन की सीटें और भी अधिक आने के चांस हैं यदि चुनाव आयोग ने ठीक से काम किया होगा। ठीक बात। अच्छा कन्हैया जी, इन सब चीज़ों में हम एक चीज़ मिस कर जाते हैं, और वो मिस ये है कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा 10,000 रुपए का जो छक्का लगाया, वो सीधे सीधे रिश्वत देने का मामला है, और जिस पर चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए था। आचार संहिता के बीच में 10-10 हजार यदि खाते में पहुंचे, आप भी इतने वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप बताइए क्या ये जायज बात थी?
अच्छा, 1500 रुपए का वादा कमलनाथ जी ने किया था? नहीं, तो हमने चुनाव चलते दिए थे कि हमने वादा किया था कि सरकार आई। नहीं, वो तो चूंकि सरकार में इसलिए देती है। योगी राज जी, दोनों बातों में डिफरेंस है, आप अलग अलग मत करिए दोनों। मैं ये कह रहा हूं, आचार संहिता चल रही थी, उसके बीच में वोटिंग के 5 दिन पहले यदि लोगों के खाते में पैसे आ रहे हैं, क्या ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं? खाली ये प्रश्न पूछ रहा हूं। अच्छा, आदर्श आचार संहिता का ये उल्लंघन है, आपने इसकी शिकायत कहीं दर्ज कराई? बिल्कुल कराइए, हर जगह कराइए, लेकिन आप तो देख ही रहे ना, हमारी तो राहुल गांधी ने 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला कि वोट चोरी हो रही है, कर्नाटक का मामला उठाया, अभी हरियाणा का मामला उठाया, लेकिन चुनाव आयोग के कानों पर जू रेंग नहीं रही है। वो बजाय अपनी सफाई देने के लिए राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करता है। ऐसे गुलाम चुनाव आयुक्त से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? ठीक बात है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक चुनाव जो है, चुनाव आयोग वर्सेस कांग्रेस होना चाहिए। कन्हैया जी, मैं जो 10 जारी की जो बात कर रहा हूं, इसने कितना रोल प्ले किया? हालांकि संतोष सिंह जी इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे, वो एक उनका अपना पार्टी का जो भी इशू है, लेकिन ये जो योजना है, ये जो 10,000 रुपये डाले गए, ये गेम चेंजर साबित हुई क्या? अभी गेम चेंजर साबित हुई यही वाली योजना हुई है कि और भी बहुत सारी रीजन है, ये एक अलग विषय होगा। लेकिन जैसे अभी आपने कहा संतोष जी ने कि तो मैं उसमें मैं कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन के अप्रूवल के बगैर राज्य सरकार चुनाव आचार संहिता जब लागू हो तब किसी भी योजना को लेकर के वो पैसा जो है वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में डाल दे, ऐसा संभव ही नहीं है। यदि ऐसा करना है तो पहले राज्य सरकार को जो है वो इलेक्शन कमीशन से अनुमति लेना होगा, और बगैर इलेक्शन कमीशन के अनुमति के राज्य सरकार ये काम कर ही नहीं सकती। तो डेफिनेटली ये जो प्रस्ताव है राज्य सरकार ने इलेक्शन कमीशन को भेजा होगा, इलेक्शन कमीशन ने फिर उसका मेरिट तय किया होगा, मेरिट तय करने के बाद में फिर उसको मतलब ये स्कीम के तहत वो पैसा दे या नहीं दे, उसकी अनुमति जो है वो इलेक्शन कमीशन ने दी है। इस बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सागर कसेरा भी जुड़े हुए। सागर जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आवाज मिल रही मेरी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो क्या लड्डू बट रहे हैं कि जलेबी बन रही है, क्या हो रहा है आपके? देखिए, लड्डू भी बटेंगे और जलेबी भी बनेगी, और लिट्टी चोखे और साथ में सत्तू के पराठे सभी कुछ खिलाए जाएंगे। ठंड में सत्तू खिला रहे हो आप? ठंडा ही कराओगे? गर्मी का आइटम है। देखिए, गर्मी का माहौल कांग्रेस और उनके वोट चोरी के आरोप ने पूरे देश में बनाया था। राहुल गांधी जी 16 दिनों तक यात्रा निकालते दिखाई दिए बिहार में, लेकिन जब उन्हें खुद एहसास हुआ कि वोट चोरी चला नहीं और उल्टा जनता के बीच में एक संदेश गया, एक स्पष्ट मैसेज गया कि किस प्रकार से भ्रम फैलाने की राजनीति राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती है, और इन्होंने मिलकर के जो नैरेटिव बनाने का प्रयास किया, चुनाव आयोग पर जो उंगली उठाने का प्रयास किया, मुझे लगता है बहुत कड़ा तमाचा बिहार की जनता ने अपने जनादेश के माध्यम से राहुल गांधी, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों पर दिया है। क्योंकि यह बहुत स्पष्ट हो चुका है कि जिस प्रकार का नैरेटिव वो बनाकर मैदान में उतरे, जैसे उन्होंने एच बम और फलाने फलाने बमों को ध्वस्त करने का, फोड़ने का एक कुंचित प्रयास किया, यहां तक कि उन्होंने नेपाल के जैसे भारत की जेनजी का आह्वान तक किया कि वो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर मैदान पर, सड़कों पर आ जाएं। और देखिए, ये लोकतंत्र की कितनी बड़ी जीत साबित होती है कि आज जनादेश जो है वो न सिर्फ एनडीए के पक्ष में है, बल्कि बढ़ चढ़कर वहां के वोटरों ने मतदान किया है। एक सफल एसआईआर वहां पर हुआ, जो कि देश में भी एक बेहतर तरीके का रिमार्केबल उदाहरण बनने का ये प्रयास वहां चुनाव आयोग के माध्यम से हुआ, और वहां की जनता ने बेहतर जवाब दिया है। और ये एनडीए के पक्ष का जनादेश, ये स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को अपना चेहरा देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि किस प्रकार उन्होंने देश की जनता को भ्रम में डालने का यह प्रयास किया है। और अगर अब भी वे नहीं माने तो मध्य प्रदेश उन्हें इससे बेहतर स्वाद रसगुल्ले का, जलेबी का, अलग मिठाइयों का चखाने वाला है। ठीक बात, लेकिन अभी आप जुड़े नहीं थे। संतोष सिंह जी कह रहे थे ये चुनाव नतीजे ये ज्ञानेश कुमार जी के नतीजे हैं। देखिए, ये संतोष जी और एंटायर कांग्रेस पार्टी का भ्रम का स्तर का एक परिचायक है। इनकी रीजनिंग पर मुझे लगता है सवाल करना उचित इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि राहुल गांधी जी तो इसके माहिर खिलाड़ी हैं। इन्होंने एक ही बात सीखी और समझी है कि झूठ बोलो, इतनी जोर से झूठ बोलो, इतनी तेज झूठ बोलो, चिल्ला चिल्ला कर झूठ बोलो कि कहीं गलती से नैरेटिव जो है जनता के मन मस्तिष्क में थम जाए। लेकिन देश की जो जनता है वो बहुत ही समझदार है,
बिहार की जनता चुनावी रूप से और राजनीतिक रूप से बहुत ही परिपक्व और उन्नत जनता है। अब जरा आप उन्हें मूर्ख बना नहीं सकते। एक दो लाइन जरा आरजेडी पे भी बोल दो, वो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने अपना वोट बरकरार रखा हुआ है। देखिए, आरजेडी के वोट का स्तर मैं आपको इस तरह से समझाऊं भाई, आपके सारे प्रयास के बावजूद अभी जो ट्रेंड चल रहे हैं वहां तकरीबन 160-165 के आसपास एनडीए ट्रेंड कर रहा है। 101 सीट पर जदयू ने चुनाव लड़ा और भाजपा ने चुनाव लड़ा। आप देखिए, हमारा वोट परसेंटेज 75 के आसपास ठहर के रहा है, यानी हमारा जो एवरेज है वो 70 से 75 के आसपास है। और वहीं यदि इसकी तुलना आप करेंगे आरजेडी से, तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि आरजेडी वोटिंग परसेंटेज के मामले में और चुनावी सीट के रिजल्ट के मामले में और उसके अनुपात में कहां पे ठहरी है। तो ये तो स्पष्ट जनादेश है। 50% से ज्यादा संख्या एनडीए के पक्ष में वोट होना, ये एक बहुत ही कड़ा संदेश है। और देखिए, मैं पहले भी आपसे इस विषय में जब चर्चा कर रहा था योगी जी, तो मैंने कहा था कि ये 2010 के आसपास के चुनाव मुझे दिखाई देते हैं। और आज ये जो स्पष्ट जो हमको जनादेश मिल रहा है, वो मुझे लगता है कि उसी की तरफ अंदेशा करता है कि 2010 के बाद 2025 में इस प्रकार का जनादेश बिहार का न सिर्फ बिहार के लिए है, बल्कि पूरे देश को अच्छा, एक बिहार भी और मैसेज है कि चुनाव ऐसा नतीजे चलने वाला नहीं है। सागर जी, चुनाव नतीजे आपको 2010 की तरह दिखाई देते हैं, और बिहार कैसा दिखाई देता है? 2010 की तरह कि कुछ बदला? देखिए, बिहार में बहार है और फिर एनडीए सरकार है, और ये बहुत स्पष्टता से दिख रही है। और बिहार तो पूर्ण रूप से बदलने वाला है। अब बिहार आप देखिएगा कि आने वाले 5 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी की और एनडीए के गठबंधन के शासन में किस तरीके से विकास की रफ्तार पकड़ता है, ठीक, वो दिखाई देगा। और इसके बाद ना तो वहां पर कभी कांग्रेस दिखेगी, अभी तो सिंगल डबल डिजिट में दिख भी रही है, पूरा सफाया होना है। और आरजेडी भी कहीं आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जंगल राज का सफाया भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है। ठीक बात। अच्छा संतोष सिंह जी, ये जैसे चुनाव हुए, ठीक है, ये हार जीत अपनी चलती रहती, लेकिन यदि मैं आपसे संक्षिप्त में पूछूं, इसकी 2-3 लर्निंग आपके लिए क्या हो सकती है, जो मतलब बिहार के इतर भी, अपन पूरे राष्ट्रीय फलक पर भी अभी सोचें तो कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या कुछ लर्निंग्स हैं, या कुछ आप केवल चुनाव आयोग ही है इसमें, या आपके कुछ और ऐसे इश्यूज जो जिससे आपकी बाउंडिंग जनता से बेहतर हो? देखिए योगी राज जी, चुनाव आयोग जो काम कर रहा है उस पर तो हमारे आरोप बिल्कुल अटल हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन को या अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए जो प्रयास करती रही है, उसमें और तेजी लाएगी, ये तो है ही, बिल्कुल सही बात है, और हर दल को करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी 60-70 वर्षों तक इस देश में विपक्ष में रही है, तो उन्होंने अपने पार्टी को धीरे धीरे मजबूत किया, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी सदा से ऐसी स्थिति में नहीं थी, और कांग्रेस सदा ऐसी स्थिति में नहीं रहेगी, ये भी बात बिल्कुल सही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी सागर जी ने कहा कि राहुल गांधी जी लगातार झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन जब गूगल सर्च करो तो नतीजा तथाकथित विश्वगुरु के पक्ष में आता है, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले नेता के रूप में। आप गूगल सर्च कर लीजिए, अभी उठा के कोई भी कर ले कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला नेता कौन है दुनिया में, तो विश्व। अरे आपके बीच में मैं नहीं बोला सागर जी, प्लीज सागर जी सुन लो, थोड़ा पेशेंस। सागर जी सुन लो, आज तो आपको बड़ा दिल रखना चाहिए। अब आप सुन तो ले जरा, बेचारे वो वैसे आ गए, जरा उनकी बात सुन लें। ये क्या मतलब है? सागर जी सुन लें उनको। ये क्या मतलब है? मैं तो कह रहा हूं कि गूगल मैंने तो नहीं बनाया। आप सर्च करिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला नेता कौन है। क्या गूगल मैंने बनाया? राहुल गांधी जी ने बनाया? आप सर्च कर लीजिए कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला नेता कौन है दुनिया में, आपको नतीजे पता लग जाएंगे। ठीक है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये तो जनता बता रही है। ठीक है, वक्त अभी देने के डरते हैं। सागर जी बस, चुनाव नतीजे आ गए, आप जीत गए, बहुत बड़ी बात है। जीते नहीं, योगी राज जी जीते नहीं है, ये रुझान है, बार बार कह रहा हूं मैं, अभी तो शुरुआती रुझान है, जीत गए पहले से बोलने लग गए, ये कौन संतोष जी आज हार मानने वाले ही नहीं है। हम क्यों मानेंगे हार? अभी तो परिणाम आए नहीं, उसके कॉन्फिडेंस हो तो संतोष जी ऐसा लोकतंत्र में, ठीक बात है, लोकतंत्र में परिणाम आए नहीं, उसके पहले हार मान लें। ठीक बात है, आपको विजय मुबारक। शाम को यदि अपन मिल दें तो एक दूसरे को बधाई देंगे। बहरहाल वक्त अभी इतना ही था, इस वार्ता को ये विराम देना पड़ेगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बिहार की ताजा अपडेट से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।